तो जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर देखा था उन्होंने तो यहाँ पर डिटेल में समझा था। अब यहाँ पर इससे रिलेटेड जो है एक इंपॉर्टेंट केस स्टडी हम डिस्कस करते हैं। तो केस स्टडी जो है वो है टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल डेरिवेटिव प्रोडक्ट। तो हमारे जो फाइनेंशियल डेरिवेटिव प्रोडक्ट होता है वो कई टाइप्स के होते हैं, तो उसके रिलेटेड ही यहाँ पर केस स्टडी है। तो पहला क्वेश्चन देखो, फॉरवर्ड डेरिवेटिव प्रोडक्ट इज एन एग्रीमेंट टू बाय और सेल एन एसेट फॉर अ सर्टेन प्राइस एट अ सर्टेन डेट इन अ फ्यूचर। दीज आर ओटीसी कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट? ठीक है, देखो फॉरवर्ड डेरिवेटिव प्रोडक्ट बेसिकली क्या है, एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके अंदर हम ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि एक पर्टिकुलर एसेट को, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को हम एक फ्यूचर डेट पर एक प्रीडिटरमाइंड प्राइस पे जो है बाय और सेल जो है वो करें। जैसे एग्जांपल के लिए ए और बी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ए ने क्या कॉन्ट्रैक्ट किया था कि यहां पर 6 महीनों के बाद 5 लाख के प्राइस पर 100 कारें जो है वो बी को सेल करेगा और बी को खरीदनी पड़ेगी। तो ये हमारा एक तरह का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हुआ। क्या हुआ? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जहां पर हम यहां पर एक फ्यूचर डेट के ऊपर प्रीडिटरमाइंड प्राइस के ऊपर एसेट को सेल और परचेज जो है वो करेंगे। ठीक है, अब ये जो फॉरवर्ड डेरिवेटिव प्रोडक्ट होते हैं वो बेसिकली ओटीसी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, यानी कि ओवर द काउंटर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब जहां पर जो टर्म एंड कंडीशंस होती है वो काफी फ्लेक्सिबल होती है, जो पार्टीज होती है वो साथ में बैठ के टर्म एंड कंडीशन को डिसाइड करते हैं और बिना किसी एक्सचेंज में जाए ट्रांजेक्शन को जो है वो सेटल करते हैं। तो इसमें से कौन सा हमारा प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स होता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का? पहला, कस्टमाइजेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टर्म। तो कॉन्ट्रैक्ट की जो टर्म एंड कंडीशंस होती है उसको हम यहाँ पर कस्टमाइज जो है वो कर सकते हैं। तो बिल्कुल ये प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। सेटलमेंट अकरिंग इमीडिएटली अपन एग्रीमेंट, यानी कि जैसे ही एग्रीमेंट आपने किया सेटलमेंट उसी वक्त जो है वो अकर होती है। तो ये हमारा गलत है, ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता, क्योंकि एग्रीमेंट के बाद कुछ टाइम के बाद हम जो है ट्रांजेक्शन को सेटल करते हैं, जैसे 6 महीनों के बाद, 8 महीनों के बाद। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड टर्म्स। ठीक है, तो जो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म एंड कंडीशन होती है वो स्टैंडर्डाइज नहीं होती है, वो काफी कस्टमाइज होती है। हम अपने हिसाब से उसको जो है वो फिक्स करते हैं। प्राइवेट नेगोशिएशन बिटवीन द पार्टीज, तो ये भी हमारा प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो होता है। तो फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। फर्स्ट एंड फोर्थ ये दो प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, in a forward contract of rice, if the forward price is set 500 per bushel, what does this price represent? अगर आपने एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया है राइस की सेल परचेस करने के लिए और जो फॉरवर्ड प्राइस है वो आपने सेट किया है 5,000 पे, तो ये प्राइस क्या रिप्रेजेंट करता है? द प्राइस एट विच द राइस इज करंटली ट्रेडिंग इन द मार्केट, द प्राइस एट विच द राइस विल बॉट एंड सोल्ड ऑन द फ्यूचर डेट, या फिर द प्राइस एट विच राइस विल डिलीवर्ड इमीडिएटली। तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर का। तो ये एक ऐसा प्राइस होता है जिसके ऊपर फ्यूचर में हम राइस को खरीदने और बेचने वाले हैं। तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डैश कॉन्ट्रैक्ट इज स्टैंडर्डाइज लीगल एग्रीमेंट टू बाय और सेल स्पेसिफिक कमोडिटी, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और एसेट ए प्रीडिटरमाइंड प्राइस ऑन अ स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट। यानी कि एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि काफी ज्यादा स्टैंडर्डाइज है, जिसके अंदर हम किसी कमोडिटी, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को एक फ्यूचर डेट में प्रीडिटरमाइंड प्राइस पे सेल और परचेज करने का एग्रीमेंट जो है वो कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? और इसको हम जनरली ऑर्गेनाइज एक्सचेंज पे जो है वो ट्रेड करते हैं। तो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट या फिर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट या फिर स्वैप कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका जो ऑप्शन बी है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ये हमारा करेक्ट आंसर है। देखो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? देखो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के जैसा ही होता है, यानी कि इसमें भी हम फ्यूचर डेट पर एक पर्टिकुलर एसेट को पर्टिकुलर प्राइस पे जो है वो खरीदते और बेचते हैं। बस इसकी जो टर्म एंड कंडीशन होती है वो काफी स्टैंडर्डाइज होती है, क्योंकि इन डेरिवेटिव प्रोडक्ट को हम ऑर्गेनाइज एक्सचेंज के थ्रू जो है वो ट्रेड करते। तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज स्टैंडर्डाइज लीगल एग्रीमेंट टू बाय और सेल अ स्पेसिफिक कमोडिटी, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और एसेट एट अ प्रीडिटरमाइंड प्राइस ऑन अ स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट। व्हाट इज मींट बाय टर्म स्टैंडर्डाइज इन कंटेक्स्ट ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट? ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो ये काफी ज्यादा स्टैंडर्डाइज होते हैं। तो ये स्टैंडर्डाइज वर्ड है, इसका क्या मतलब होता है? पहला, इट रेफर्स द प्रोसेस ऑफ नेगोशिएटिंग कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स बिटवीन द पार्टीज, यानी कि ये प्रोसेस बताती है कि हमें कैसे यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन को नेगोशिएट करना है। या फिर इट मींस दैट कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स आर प्री डिटरमाइंड एंड यूनिफॉर्म फॉर ऑल मार्केट पार्टिसिपेंट। ठीक है, तो स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स है वो पहले से प्री डिटरमाइंड है और सभी मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए सेम है और यूनिफॉर्म तरीके से हमें उन टर्म एंड कंडीशन को फॉलो जो है वो करना है।
तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। तो स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या होता है कि टर्म एंड कंडीशन पहले ही फिक्स है और उसको उस टर्म एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग ही हमें डेरिवेटिव प्रोडक्ट का जो है वो ट्रेड करना है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लो। इट इंडिकेट दैट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स कैन बी कस्टमाइज्ड टू सूट इंडिविजुअल नीड्स, या फिर इट सिग्निफाइज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व फिजिकल डिलीवरी ऑफ द अंडरलाइंग एसेट। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट इज अ इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ डेरिवेटिव प्रोडक्ट विच ऑफ दिस स्टेटमेंट नॉट डिफाइंस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एक यहाँ पर हमारी इंपॉर्टेंट टाइप होती है डेरिवेटिव प्रोडक्ट की। तो इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पर डिफाइन जो है वो नहीं करती। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इसको एक एग्जांपल के साथ यहाँ पर समझाऊंगा। तो मान के चलो एक ए है और यहाँ पर बी पर्सन है। ठीक है, तो ए पर्सन ने बी पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि 6 महीनों के बाद, 6 महीनों के बाद ये 100 कारें जो है 5 लाख के प्राइस के ऊपर बी पर्सन को सेल करेगा। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हुआ। तो एक चीज अभी यहाँ पर आपको बतानी, वो क्या है कि देखो ए पर्सन ने यहाँ पर बी पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। ठीक है, अब देखो ये जो ए पर्सन है जिसने इस डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट को बाय किया है, खरीदा है, उसके पास ना ऑप्शन है, उसके पास ऑप्शन है कि वो 6 महीनों के बाद बी पर्सन को ये जो कारें हैं वो सेल कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऑब्लिगेशन होती थी कि अगर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो उसे आपको पूरा करना ही पड़ेगा। पर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऐसा नहीं होता। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या होता है कि आपको सिर्फ ऑप्शन हो, आपके पास ना ऑप्शन होता है, राइट होता है कि आप जो है अपने ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज कर सकते हो, यानी कि उसको यूज कर सकते हो, यानी कि एसेट की सेल परचेज कर सकते हो। पर अगर आपका मन बदल गया है तो आप उसको खत्म भी कर सकते हो। जैसे अगर मान के चलो ये जो कार है उसके प्राइसेस 6 लाख रुपए हो गए फ्यूचर में, तो अब यहाँ पर एक पर्सन क्या करेगा, इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देगा, क्योंकि अगर 5 लाख रुपए बेचेगा तो इससे तो नुकसान हो जाएगा। तो इसको यहाँ पर कैंसिल कर देगा और कहेगा कि मैं आपको कार यहाँ पर नहीं बेचूंगा। तो ये हमारा ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कहलाता है। यानी कि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट भी सेम है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के जैसे ही, कि हम एक फ्यूचर डेट के ऊपर पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मतलब कि एसेट को, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को एक प्री डिटरमाइंड प्राइस पर बाय और सेल जो है वो करते हैं। बस यहाँ पर आपकी ऑब्लिगेशन नहीं होती बल्कि आपके पास राइट होता है, ऑप्शन होता है। ठीक है, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट ग्रांट द बाय राइट टू बाय और सेल एन अंडरलाइंग एसेट ऑन प्री डिटरमाइंड प्राइस। ऑप्शन तो ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। बायर के पास राइट होता है कि वो एक प्री डिटरमाइंड प्राइस पे एसेट को जो है बाय और सेल कर सकता है। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट ऑब्लिगेट द बायर टू बाय और सेल द अंडरलाइंग एसेट। जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है वो बेसिकली बायर को ऑब्लिगेट करता है कि उसे टाइम आने पर जो अंडरलाइंग एसेट है उसको बाय और सेल करना ही पड़ेगा। तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है, ये डिफाइन नहीं करती, क्योंकि ऑब्लिगेशन नहीं होती, सिर्फ राइट होता है। द राइट टू बाय और सेल अंडरलाइंग एसेट मस्ट बी एक्सरसाइज्ड बाय विद इन द प्रीडिटरमाइंड बाय यूबी पीरियड। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। जैसे ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट किया गया 6 महीनों के लिए, तो 6 महीनों के अंदर में ही उसको यहाँ पर ऑप्शन, जो अपना ऑप्शन राइट है उसको एक्सरसाइज करना पड़ेगा। उस जैसे ये टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा तो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, दे सर्व पर्पस एज हेजिंग अगेंस्ट रिस्क, स्पेकुलेटिंग ऑन प्राइस मूवमेंट और जनरेटिंग इनकम। ये जो है बेसिकली रिस्क को हेज करने में, स्पेकुलेट करने में, ठीक है, और इनकम जनरेट करने में हेल्प करता है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ये जो स्टेटमेंट है वो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को जो है डिफाइन नहीं करती। ये जो स्टेटमेंट है वो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन जो है वो नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। इमेजिन यू आर इंटरेस्टेड इन परचेजिंग शेयर्स ऑफ XYZ which are currently trading at 50 per share. You believe the stock price will rise in the near future, so you buy option contract expiring 3 months for a premium of 2 per share. Which option gives you the right but not the obligation to buy 100 shares of XYZ before the option expires? This represent which option contract? तो बेसिकली यहाँ पर हो क्या रहा है कि एक पर्सन ने ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बाय किया है 3 महीनों के लिए, जिसके लिए उसने मतलब 2 रुपए प्रीमियम यहाँ पर पे किया। उसे लग रहा है कि फ्यूचर में शेयर्स की प्राइसेस बढ़ जाएंगे, तो इसने सामने वाले पर्सन से पहले ही यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि 100 शेयर XYZ कंपनी के वो यहाँ पर बाय जो है वो करेगा। तो ये कौन सा ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट या फिर स्वैप कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा, कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन के अंदर जो हमारा ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का बायर होता है उसके पास राइट होता है किसी भी एसेट को बाय करने का। जैसे ये पर्सन के पास राइट है
कि वो एक्सवाइजेड कंपनी के शेयर्स को बाय कर सकता है, तो ये हमारा कॉल ऑप्शन जो है वो कहलाता है। पुट ऑप्शन बेसिकली क्या होता है, पुट ऑप्शन के अंदर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के बायर को राइट मिलता है कि वो जो है वो एसेट को सेल कर सकता है एक प्रीडिटरमाइंड प्राइस के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डैश ऑप्शन गिव द होल्डर द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू सेल द अंडरलाइंग एसेट एट अ प्रीडिटरमाइंड विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, डैश ऑप्शन मतलब ऐसा ऑप्शन जो कि यहाँ पर होल्डर को राइट देता है कि वो जो है किसी भी एसेट को प्री डिटरमाइंड प्राइस के ऊपर जो है वो सेल कर सकता है एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के अंदर। कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट या फिर स्वैप कॉन्ट्रैक्ट। तो ऑप्शन भी पुट ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा, पुट ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्वैप इज अ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट थ्रू विच टू पार्टीज एक्सचेंज कैश फ्लोज और लाइबिलिटी विच इज अ टाइप ऑफ स्वैप कॉन्ट्रैक्ट। देखो स्वैप भी हमारा एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके अंदर हम कैश फ्लोज और लाइबिलिटीज को एक्सचेंज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के मान के चलो ए पर्सन ने बी पर्सन से अपने इंटरेस्ट रेट को एक्सचेंज करना है। जैसे ए पर्सन फिक्स इंटरेस्ट रेट यहाँ पर पे करता था, ये वेरिएबल इंटरेस्ट रेट पे करता था, इन्होंने एक दूसरे से इसको एक्सचेंज कर लिया, यानी कि बी फिक्स इंटरेस्ट पे करेगा, ए जो है वेरिएबल इंटरेस्ट पे करेगा। तो ये हमारा स्वैप जो है वो कहलाता है। कौन सा स्वैप? इंटरेस्ट रेट स्वैप। तो इसमें से कौन सी हमारी यहाँ पर टाइप है? तो इंटरेस्ट रेट स्वैप, करेंसी स्वैप, मैनेजमेंट स्वैप। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ये हमारी दो टाइप होती है स्वैप कॉन्ट्रैक्ट की, इंटरेस्ट रेट स्वैप और करेंसी स्वैप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द इंटरेस्ट रेट स्वैप। इसमें से कौन सी ऐसे स्टेटमेंट है जो कि इंटरेस्ट रेट स्वैप के रिगार्डिंग करेक्ट है? पहला, इट इज अ फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज दैट इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट। देखो इस फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो दो पार्टीज होती हैं वो बेसिकली एक दूसरे के साथ अपने जो इंटरेस्ट पेमेंट्स है उसको एक्सचेंज करते हैं। वन पार्टी टिपिकली पेज अ फिक्स्ड इंटरेस्ट एंड वाइल द पेज ऑफ फ्लोटिंग रेट टाइड टू रेफरेंस बेंचमार्क। देखो एक पार्टी जो है वो जनरली फिक्स इंटरेस्ट रेट पे करती है, दूसरी पार्टी वेरिएबल इंटरेस्ट रेट पे करती है और दोनों एक दूसरे से उसे एक्सचेंज कर लेते हैं। इन इंटरेस्ट रेट स्वैप द प्रिंसिपल अमाउंट आल्सो एक्सचेंज बिटवीन द पार्टी। इंटरेस्ट रेट स्वैप के अंदर जो प्रिंसिपल अमाउंट होती है उसको भी हम एक्सचेंज करते हैं। तो ये हमारा गलत है, ये हमारा गलत है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट स्वैप के अंदर सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट का ही स्वैप जो है वो किया जाता है। इंटरेस्ट रेट स्वैप वाइडली एम्प्लॉयड फॉर मैनेजिंग एंड मिटिगेटिंग एक्सपोजर टू इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन। तो इंटरेस्ट रेट की बीच में फ्लक्चुएशन आने की वजह से आपको जो भी लॉस होते हैं उसको मैनेज करने के लिए आप इंटरेस्ट रेट स्वैप का यूज करते हैं। तो ये भी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन ए रहेगा। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट रहेगा। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ये तीन स्टेटमेंट हमारे करेक्ट है, पर जो थर्ड स्टेटमेंट है वो गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, करेंसी स्वैप इज अ फाइनेंशियल एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज एक्सचेंज प्रिंसिपल अमाउंट एंड इंटरेस्ट पेमेंट इन अ डिफरेंट करेंसी। देखो करेंसी स्वैप के अंदर क्या होता है कि जो दो पार्टीज होती हैं वो दो डिफरेंट करेंसीज को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं बिना उनको कन्वर्ट किए। जैसे एक कंपनी यूएसए में है, एक कंपनी इंडिया में, तो ये दोनों ना आपस में यूएस डॉलर और रुपीस को एक्सचेंज करेंगे बिना उनको एक्सचेंज रेट पर एक्सचेंज किए। इस तरह के स्वैप को हम करेंसी स्वैप जो है वो कहते हैं। क्या कहते हैं? करेंसी स्वैप जो है वो कहते हैं। अब करेंसी स्वैप काम कैसे करता है? जैसे फर्ज करो एक यहाँ पर एबीसी कंपनी है, इसकी एक सब्सिडरी है, इसकी यहाँ पर एक सब्सिडरी है जो कि यूएसए के अंदर है, इसकी एक सब्सिडरी है जो कि यूएसए के अंदर है, उसका नाम क्या है यहाँ पर? ए सब्सिडरी, ए सब्सिडरी। और एक एक्सवाइजेड कंपनी है जो कि यूएसए में है और उसकी एक सब्सिडरी इंडिया के अंदर, इंडिया के अंदर, जिसका नाम है एक्स सब्सिडरी। ओके, अब देखो जो एबीसी कंपनी इसे फंडिंग प्रोवाइड करनी इस अपनी सब्सिडी को जो कि यूएसए में, इसको फंडिंग प्रोवाइड करनी अपनी सब्सिडरी को जो कि इंडिया के अंदर, जो कि इंडिया के अंदर है। ठीक है, अब देखो अगर ये करेंसी को एक्सचेंज करते हैं तो एक्सचेंज रेट में जो फ्लक्चुएशन आती है इसकी वजह से यहाँ पर रिस्क राइज होगा। तो इन्होंने ना आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। यूएसए ने बोला कि एबीसी कंपनी आप ना इंडिया में इंडियन बैंक से लोन लो, आपको सस्ता लोन मिल जाएगा और हमारी सब्सिडी को फंडिंग प्रोवाइड कर दो। और यूएसए में हम यूएसए बैंक से लोन लेके आपकी सब्सिडी को फंडिंग प्रोवाइड कर देंगे। जैसे मान के चलो 50 लाख रुपए की यहाँ पर फंडिंग है, 50 लाख रुपए की फंडिंग है, तो इसके इक्वल आप मान के चलिए हमारे 10,000 $1 लाख है, $1 लाख है, मान के चलिए 50 रुपए यहाँ पर रेट है। ठीक है, तो यूएसए कंपनी $1 लाख का लोन लेके इस सब्सिडी को दे देगी और एबीसी कंपनी 50 लाख रुपए इंडियन रुपीस का लोन लेके इसकी सब्सिडी को दे देगी। तो बेसिकली इन्होंने
आपस में करेंसीज को एक्सचेंज किए बिना ही रुपीस को डॉलर में कन्वर्ट कर लिया है, तो ये हमारा करेंसी स्वैप जो है वो कहलाता है। ठीक है, करेंसी स्वैप जो है वो कहलाता है। आप क्वेश्चन को देखते हैं, अभी यहाँ पर क्वेश्चन को देखते हैं। करेंसी स्वैप इन्वॉल्विंग एक्सचेंज प्रिंसिपल अमाउंट इन डिफरेंट करेंसी विदाउट कन्वर्टिंग देम, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। करेंसी स्वैप के अंदर हम प्रिंसिपल अमाउंट को कन्वर्ट करते हैं बिना उनको, मतलब स्वैप करते हैं बिना उनको कन्वर्ट किए। पीरियोडिक इंटरेस्ट पेमेंट आर मेड इन द रिस्पेक्टिव करेंसी बेस्ड ऑन देयर इंटरेस्ट पेमेंट, तो यहाँ पर इंटरेस्ट पेमेंट भी की जाती है, तो ये भी करेक्ट है। करेंसी स्वैप आर रिस्क मैनेजमेंट टूल यूज्ड टू हेज अगेंस्ट एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन, जो करेंसी स्वैप होते हैं वो बेसिकली रिस्क मैनेजमेंट टूल होते हैं जिनको हम यूज करते हैं एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन से होने वाले रिस्क को हेज करने में। तो ऑल ऑफ द अबव हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर।